चलिए बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मोशन इन ए प्लेन। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात की थी। वन डायमेंशनल मोशन, अब वन डायमेंशनल मोशन में क्या है कि आप एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहे थे और दूसरी तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव कह रहे थे, और इस तरह से हमने पूरे चैप्टर में मोशन को समझा। हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ लिया। इसमें भी हमने प्लस और माइनस को यूज किया। लेकिन जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, या फिर हम थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, तो इसमें आप सिर्फ प्लस और माइनस से इन मोशन को नहीं समझा सकते। आपको इसके लिए यूज करना पड़ता है वेक्टर। क्या यूज करना पड़ता है? वेक्टर। आपको टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन को समझाने के लिए वेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि टू डायमेंशनल मोशन यानी क्या। देखिए, अगर किसी मोशन में दो डायमेंशन बदल रहे हैं तो उसको कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। जैसे कि इस बोर्ड पे ये मार्कर ऐसे जा रही है तो इसके दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कह सकता हूँ। तो अगर ये मार्कर ऐसे जा रही है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बदल रहे हैं, यानी कि इसके दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो ये टू डायमेंशनल मोशन हो गई। राइट? आप जो नोटबुक में लिखते हो जब, तो आपकी पेन टू डायमेंशनल मोशन कर रही होती है। ऐसे ही अगर दीवार पे कोई इंसेक्ट चला जा रहा है तो उसके अगर दोनों डायमेंशन बदल रहे हैं, यानी कि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो वो टू डायमेंशन मोशन हुई। लेकिन अगर रूम में कोई मक्खी उड़ रही है और उसके तीनों डायमेंशन बदल रहे हैं, यानी कि उसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो वो थ्री डायमेंशन मोशन हो गई। आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है और उसके तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो वो थ्री डायमेंशन मोशन हुई। समझ रहे हो आप? ऐसे ही अगर आप किसी सर्कुलर स्टेयरकेस पे चढ़ रहे हो, यहां पे देखना, आप किसी बिल्डिंग की इस तरह की सर्कुलर स्टेयरकेस पे चढ़ रहे हो, तो ऐसे में आपकी जो मोशन होती है वो थ्री डायमेंशन मोशन हो जाती है, क्योंकि आपके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे होते हैं। तो ऐसी मोशन को कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। तो हमारी बात यह थी कि इस तरह की टू डायमेंशन मोशन या थ्री डायमेंशन मोशन को समझाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं चलेगा, हमें उसे समझाने के लिए वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले यही समझने वाले हैं कि व्हाट इज वेक्टर। ठीक है? फिर हम ये समझेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर से दिखा सकते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी explained by vectors। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए वेक्टर जरूरी नहीं है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती भी नहीं है। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज है, इसको बताने के लिए हम वेक्टर का यूज करेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये भी हम समझेंगे। आप कहोगे सर यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, आपको यहाँ पे वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ समझना है।
क्योंकि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल अलग है। इवन स्केलर के लिए आप ऑर्डिनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से आप नंबर का करते हो। इसलिए वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों चीजें इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको फिर से कह देता हूं कि दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। जब हम इस चैप्टर में वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हो, जब उसके हम लॉज देख रहे हो, तब आप उसमें खास तौर पे ध्यान दीजिएगा और उसे अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वरना बाद में आप देखोगे कि दो वेक्टर्स, सपोज कि दो वेलोसिटीज ऐड हो रही है। एक वेलोसिटी थी लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड और दूसरी वेलोसिटी थी लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड, और आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, फिर से सुन लो, ऐसा होगा कि एक वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड, और दोनों का एडिशन करके आंसर आ रहा होगा 3 मीटर पर सेकंड। यही कह रहा हूं मैं कि वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर का एडिशन एक आम एडिशन जैसा नहीं होता है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। आप इस लेसन में देखोगे कि दो फोर्स का सब्ट्रैक्शन हुआ। सपोज कि एक फोर्स था 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स था 5 न्यूटन, और आंसर बन गया 12 न्यूटन। हाँ जी, आपने सही सुना, मैं कह रहा हूं कि एक फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन, और दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर आंसर आ रहा है 12 न्यूटन। ऐसा ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन वेक्टर्स में होता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो मैं ये आपको इसलिए जोर दे रहा हूं यहां पे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एक बिल्कुल अलग चीज है, आप लोगों के लिए नई चीज है। तो जब ये आप पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके रूल्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आगे और इसके बाद दूसरे सभी चैप्टर्स 11th के और 12th के भी, उसमें वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आने वाला है। यानी कि ये टॉपिक आपको पूरे 11th और 12th में काम लगने वाला है, इसलिए इसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम वेक्टर्स के बारे में, उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम 2 डायमेंशनल मोशंस के लिए वेक्टर्स को यूज करेंगे और उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ समझेंगे। और जैसे ही आप 2 डायमेंशन मोशन के लिए वेक्टर का यूज करना सीख जाओगे, तो अपने आप 3 डायमेंशन मोशन के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस चैप्टर में ज्यादातर बातें 2 डायमेंशन मोशन को ध्यान में लेके की गई है, लेकिन 3 डायमेंशन मोशन के लिए बहुत थोड़ा ही समझाया गया है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है मोशन इन ए प्लेन। देखिए, मोशन इन ए प्लेन यानी क्या, जैसे कि ये बोर्ड अभी प्लेन है ना, तो इसमें अगर मोशन हो रही है इस तरह से, तो ये मोशन कैसी होगी, 2 डायमेंशन मोशन होगी। तो मोशन इन ए प्लेन यानी कि 2 डायमेंशन मोशन। तो मैंने ये कहा कि इस चैप्टर में ज्यादातर 2 डायमेंशन मोशन के बारे में ही बात की गई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है मोशन इन ए प्लेन। इसके बाद हम इस चैप्टर में मोशन इन प्लेन के यानी कि 2 डायमेंशन मोशन के कुछ खास केसेस देखेंगे। बेसिकली 3 केसेस हम देखेंगे। पहला होगा कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। जी हाँ, यहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन आएगा, लेकिन यहां पे आप वेक्टर को लेके 2 डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन को समझोगे। इसके बाद आएगा एक दूसरा स्पेशल केस, और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। आप एक बॉल को हवा में थ्रो करते हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी तोप में से
गोला निकलता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट केस है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन मोशन है और ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है, इसलिए इसको एक स्पेशल केस के तौर पे हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो बेसिकली इतनी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 4.2 स्केलर एंड वेक्टर्स। देखिए पहले समझ लेते हैं कि स्केलर्स किसको कहते हैं, कैसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको स्केलर्स कहते हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन। जैसे कि हम बात करें मास की, अगर मुझे कहना है कि भाई मेरा मास 70 kg है तो मैं बस इतना ही कहूंगा मेरा मास 70 kg है। मुझे ऐसा नहीं कहना पड़ता कि मेरा मास नॉर्थ डायरेक्शन में 70 kg है या फिर ईस्ट डायरेक्शन में 65 kg है या वेस्ट डायरेक्शन में 35 kg है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं आती। तो इसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल कि भाई मैं कहूं कि इस रूम का टेम्परेचर सपोज कि 30 डिग्री है, तो मुझे लिखना है कि T इजकल टू 30 डिग्री सेल्सियस, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि भाई इस रूम का टेम्परेचर ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री है और वेस्ट डायरेक्शन में 40 डिग्री है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं आती है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एक और एग्जांपल, स्पीड। जैसे कि मैं कहूं कि आज मैंने मोटरसाइकिल चलाई, 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाई, तो मैं लिखूंगा कि भाई v इजकल टू 100 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। इसमें कोई मुझे ये नहीं पूछेगा कि किस डायरेक्शन में चलाई, क्योंकि उसमें मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में चलाऊं या वेस्ट डायरेक्शन में चलाऊं या नॉर्थ डायरेक्शन में चलाऊं, उससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका इंपॉर्टेंस चेंज नहीं होता। इसलिए स्पीड में मुझे डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जिसको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं हम। जैसे कि आप ले लो लेंथ, आप ले लो डिस्टेंस, आप ले लो वर्क। आपने वर्क किया, आज आपने 10 जूल वर्क किया, तो 10 जूल वर्क किया, आपने किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क नहीं किया है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब हम समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसको बताने के लिए, जिसको समझाने के लिए आपको उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बतानी पड़ती हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनती। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, फोर्स। मैं कहूं कि भाई इस रूम में इस टेबल पे मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, F इजकल टू 100 न्यूटन, तो ये टेबल किस और खिसकेगा? क्या आप इसका आंसर दे पाओगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा आपको कि मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है, इसलिए आप ये नहीं कह पाओगे कि इस फोर्स से टेबल किस डायरेक्शन में खिसकेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने ये फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाया है, तो आप कह दोगे भाई ठीक है, तो फिर ये टेबल ईस्ट डायरेक्शन में खिसकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फोर्स को बताने के लिए
उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों देनी पड़ रही है, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी। मैं कहूं आपको कि एक एरोप्लेन अज्यूम करो जो कि 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। आप सिर्फ एज्यूम करो जो कि 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है। आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई आपको। या फिर अगर आप करोगे तो जैसे कि 10 लोगों ने इसको एज्यूम किया तो 10 ने अपने तौर पे उसकी डायरेक्शन ले ली होगी, लेकिन हो सकता है कि वो सही डायरेक्शन हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी को बताने के लिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि इन वेस्ट डायरेक्शन, तो बात बन जाएगी। तो ये 10 के 10 लोग एक ही डायरेक्शन में 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ने वाला एरोप्लेन अज्यूम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बन पाई, मुझे इसमें डायरेक्शन भी देनी पड़ रही है। देखिए, वेलोसिटी का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लो तो वो स्पीड बन जाता है। ठीक है, वेलोसिटी का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है तो वो स्पीड कहलाता है। लेकिन वेलोसिटी इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी whereas स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। देन वन मोर एग्जांपल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। पहले मैं आपको पूछता हूं कि एरिया के बारे में आपका क्या ख्याल है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? ज्यादातर आप में से ऐसे कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, बट नहीं, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि ये एक पानी की पाइपलाइन है। ठीक है, और इसमें से पानी का फ्लो एकदम फोर्स के साथ ऐसे बाहर आ रहा है। ऐसा सोचिए कि इस तरह से पानी का फ्लो इसमें से बाहर आ रहा है, ऐसे। अब मैं कहता हूं आपको कि मैंने इस फ्लो के रास्ते में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक प्लेट रखी है। तो आपको यह बताना है कि उस प्लेट को कितना फोर्स लगेगा। सोचिए आप ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं दे पाओगे। रीजन क्या है? रीजन यह है कि मैंने प्लेट कैसे रखी है वो बताया नहीं है। क्योंकि अगर मैं प्लेट ऐसे रखता हूं परपेंडिकुलर टू द फ्लो तो फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। अगर मैं प्लेट ऐसे रखता हूं सपोज कि 45 डिग्री एंगल पे तो फोर्स कम लगेगा। और अगर मैं प्लेट ऐसे रखता हूं ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल तो ऐसे में ऑलमोस्ट जीरो फोर्स लगेगा या फिर निग्लिजिबल फोर्स लगेगा। देखिए, ये तीनों केस में प्लेट वही है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली प्लेट है। एक बार मैंने फ्लो के परपेंडिकुलर प्लेट रखी है, एक बार मैंने फ्लो के साथ 45 डिग्री एंगल पे प्लेट रखी है, एक बार मैंने फ्लो की डायरेक्शन में ही ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी है। प्लेट वही है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की, लेकिन तीनों में लगने वाला फोर्स बदल जाएगा क्योंकि तीनों केस में प्लेट की डायरेक्शन और या फिर कहूं कि उसके एरिया की डायरेक्शन अलग अलग है। इसलिए एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यहां पे ऐसे कह देता कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो, तो फिर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देते कि भाई इसको कितना फोर्स लगेगा। तो इस तरह से एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। और इस एरिया का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ याद रखिए कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारी बेसिक बात पे वापस आ जाएं। हम बात कर रहे थे
कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब समझते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। कब से हम वेक्टर वेक्टर कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये समझते हैं। सपोज कि कोई ए नाम की फिजिकल क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी ए। ऑब्वियसली ये क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए। और सपोज कि ये क्वांटिटी की जो इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में है, राइट साइड में है, तो आपको इस राइट साइड में ऐसे एक एरो ड्रॉ करना है और उसके ऊपर ए और ए के ऊपर छोटा सा एक एरो ऐसे करना है और इसे बोलना है वेक्टर ए। क्या बोलना है इसको? वेक्टर ए। तो ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि ए वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में इफेक्टिव है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कि मुझे बताना है कि फोर्स ऐसे ऊपर की ओर लग रहा है, तो आप जानते हो कि फोर्स के लिए आप क्या सिंबल लोगे? ऑब्वियसली एफ लोगे। फॉर फोर्स इट इज कैपिटल एफ। तो मुझे ऐसे ऊपर की ओर एक एरो ड्रॉ करना है और पास में एफ और ऊपर एक छोटा सा एरो जिसको बोलेंगे हम वेक्टर एफ। तो वेक्टर एफ लिखना है। तो इस तरह से ये दिखा रहा है कि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज समझने लायक, अगर दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि फोर्स F1 जो है उसका है मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन और फोर्स F2 जो है उसका है मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन, और दोनों ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ये दोनों ही फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ऐसे में मैं इन दोनों फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा ये देखिए। देखिए दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में, राइट, लेकिन आपने देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। F1 से F2 का मैग्नीट्यूड डबल है। तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा। देखिए F1 का जो एरो ड्रॉ कीजिए उससे डबल साइज का एरो F2 का ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, F1 के एरो से डबल साइज का एरो F2 का ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि F1 के मैग्नीट्यूड से डबल मैग्नीट्यूड है F2 का। यानी कि वेक्टर में हम जो एरो ड्रॉ करते हैं वो एरो की लेंथ उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो एरो की लेंथ आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक और बात समझ लीजिए कि इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि ये 100 न्यूटन का फोर्स है तो आपने जो एरो ड्रॉ किया वो 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया और 200 न्यूटन के लिए आपने 10 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ किया। आप चाहे तो 100 न्यूटन के लिए 3 सेंटीमीटर का एरो ड्रॉ कीजिए, लेकिन फिर 200 न्यूटन के लिए आपको 6 सेंटीमीटर का ही एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। मीन्स के रिलेटिव लेंथ इंपॉर्टेंट है, लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिव लेंथ इंपॉर्टेंट है कि एक के रिलेशन में दूसरे की लेंथ अगर आप ज़्यादा बताते हो, सपोज कि डबल बताते हो, तो पहले के मैग्नीट्यूड से दूसरे का मैग्नीट्यूड डबल है, ये प्रूव हो जाता है। अब एक और बात समझ लीजिए, वो है वेक्टर के सिंबल्स के बारे में। देखिए मैं फोर्स के वेक्टर को ऐसे
वेक्टर f करके लिख सकता हूँ, या फिर मैं f को ऐसे बोल्ड करके लिख सकता हूँ, एकदम डार्क बना के लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर बताना है तो मैं वेलोसिटी वेक्टर के लिए ऐसे v और ऊपर एक छोटा सा एरो कर सकता हूँ, या फिर मैं एकदम डार्क v ऐसे लिख सकता हूँ। ये दो ऑप्शन है। ऑब्वियसली बात है, हमारे लिए ये जो पहला ऑप्शन है ऊपर एरो वाला वही कन्वीनियंट है। इस तरह से डार्क करना टाइम कंज्यूमिंग है और ये परफेक्ट भी नहीं होगा ऑब्वियसली। इसलिए आप जब भी वेक्टर ड्रॉ करो तो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना। लेकिन आप देखोगे कि टेक्स्ट बुक में जहां भी वेक्टर है वो ऐसे डार्क करके दिखाए गए। हाँ, एक और चीज, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हो, जैसे कि आप इस वेक्टर f का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहते हो, तो आप ऐसे सिर्फ f लिख सकते हो। जैसे कि आपने लिख दिया कि भाई f इजकल टू 150 न्यूटन, ठीक है। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में आपने लिख दिया कि भाई v इजकल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि आप इस वेक्टर क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ना तो ये दोनों सिंबल डार्क है और ना ही इसके ऊपर एरो किया है। इसका मतलब ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस तरह से आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आपको सिंबल के ऊपर एक छोटा सा एरो करना है। अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ आपको फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिखना है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं। कभी कभी बच्चे इस तरह की मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। देखिए, अगर कोई वेक्टर ऐसे है, सपोज कि फोर्स का वेक्टर है, तो आप इसके ऊपर सिंबल के ऊपर एरो लेफ्ट साइड में नहीं कर सकते। अगर कोई वेक्टर सपोज कि ऐसे है, सपोज कि वेलोसिटी का वेक्टर है, तो आप v के साथ ऐसे एरो नहीं कर सकते। सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये a लिखा और फिर एक छोटा सा एरो ऊपर की ओर किया, ये सारी रिप्रेजेंटेशन गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी मेथड्स गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पे जो फोर्स लिखना है वो ऐसे ही लिखना है, एरो राइट साइड में ही आएगा। यहाँ पे जो आप वेलोसिटी का सिंबल लिख रहे हो वो भी ऐसे ही लिखना है, एरो राइट साइड में ही आएगा। यहाँ पे भी जो आप एक्सेलेरेशन लिख रहे हो उसका एरो ऐसे राइट साइड में ही आएगा सिंबल के ऊपर। क्योंकि ये जो सिंबल के ऊपर आप छोटा सा एरो करते हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज है। समझ रहे हो आप? ऊपर एरो करने का मतलब कि आप बता रहे हो कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। इस एरो को वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन में लिया है, ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये हमेशा राइट साइड में ही ड्रॉ करना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन का डिफरेंस समझाता हूं। चलिए देखते हैं। सपोज कि यहां पे ये एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक पड़ा है
और उसके ऊपर एक और छोटा ब्लॉक पड़ा है। ये जो सबसे ऊपर का ब्लॉक है इसका मास है सपोज कि M1 10 ग्राम। फिर जो दूसरा ब्लॉक है नीचे का उसका मास है M2 50 ग्राम। और ये जो आखिरी ब्लॉक है इसका मास है M3 100 ग्राम। ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन तीनों का टोटल मास कितना होगा, टोटल मास, तो आप बड़े आराम से जवाब दे दोगे 160 ग्राम। और आप सही भी हो। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अब यहां पे देखिए, मेरे पास ये एक ब्लॉक पड़ा है। इस ब्लॉक के ऊपर मैं यहां से एक फोर्स अप्लाई करता हूं, एक फोर्स मैं यहां से अप्लाई करता हूं और एक फोर्स मैं यहां से अप्लाई करता हूं। मैं इसको नाम दे देता हूं फोर्स F1, इसको नाम दे देता हूं फोर्स F2 और इसको नाम दे देता हूं मैं फोर्स F3। ठीक है। यहां पे मैग्नीट्यूड वाइज F1 है 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड वाइज F2 है 50 न्यूटन और मैग्नीट्यूड वाइज F3 है 100 न्यूटन। राइट। इस ब्लॉक के ऊपर आपने इस तरह से 3 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से लगाए। अब मैं यहां भी आपको पूछता हूं कि इसका टोटल फोर्स कितना होगा। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू 160 होगा, होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये 160 न्यूटन नहीं हो सकता। वैसे तो फोर्स की वैल्यू का एडिशन करो तो 160 होता है, ये 10 + 50 + 100 यानी 160 होता है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि इस फोर्स की डायरेक्शन सभी की अलग अलग है, इसलिए इसका रिजल्टेंट फोर्स 160 न्यूटन नहीं होगा। ये कितना होगा ये समझने के लिए तो हमें वेक्टर एडिशन अभी पढ़ना बाकी है, तब जाके हम समझेंगे कि इसका वेक्टर एडिशन कितना होता है। मीन्स कि इन तीनों फोर्स का एडिशन करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड क्या आती है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ये दोनों ही चीज़ें हम वेक्टर एडिशन में समझेंगे। लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ये है कि ये जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने एक सिंपल एल्जेब्रिक सम कर लिया इसका। लेकिन ये जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसका सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं कर पाते। इसलिए वेक्टर एडिशन की अलग ही मेथड है। ये मेथड वैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उसका नाम दे देता हूँ, वेक्टर एडिशन। इसके लिए 2 मेथड हैं। एक है ट्रायंगल मेथड, इसमें वेक्टर से ट्रायंगल बनाया जाता है, और दूसरा है पैरेललोग्राम मेथड। इसमें वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। वैसे ये मेथड आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे, अभी मैं सिर्फ आपको नाम दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि वेक्टर का एडिशन सिंपल एल्जेब्रिक सम नहीं हो सकता, उसके लिए अलग मेथड है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे।